हेलो एवरीवन, वेलकम टू TW क्लासेस। तो आज के हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, पिछली दो वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे क्या, रदरफोर्ड, थॉम्सन एंड एटॉमिक मॉडल, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नील्स बोर जी की एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों, उससे पहले बिफोर वी स्टार्ट द बोर्स एटॉमिक मॉडल, हमें यह देखना पड़ेगा कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो रदरफोर्ड जी ने एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें क्या खराबी मिली, क्या ड्रॉबैक मिला। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ओके। तो जैसे ही आपको पता होगा कि रदरफोर्ड जी की जो एटॉमिक मॉडल था, उनके हिसाब से बीच में हमारा न्यूक्लियस है। बीच में क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, दो सब एटॉमिक पार्टिकल है। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हैं, गोल 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 रिवॉल्व करते हैं। ये हमने किसमें पढ़ा था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। किसमें बच्चों, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक आया। यहाँ पे क्या ड्रॉबैक आया वो देखेंगे। चलो, मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, अपने आप को उस कंडीशन में थोड़ा प्रेजेंट करके देखिए। ठीक है, सो दैट कि आपको ये ड्रॉबैक अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, मैं अगर आपको बोलूँगा ऐसे एक सर्कुलर ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है। ठीक है, अब मैं बोलूँगा आपको इस सर्कुलर ग्राउंड में चक्कर लगाओ दौड़ के। वो भी कैसे, दौड़ के चक्कर लगाओ, ऐसे 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 गोल 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 कंटिन्यू चक्कर लगाते रहो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। हाँ, तो आपका हालत क्या होगा, आप चक्कर लगाओगे दौड़ के, फिर धीरे 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 जब 1 2 3 4 5 6 राउंड दौड़ लोगे, जो बच्चे थोड़े मोटे होंगे वो तो 2 राउंड में ही थक जाएंगे। ठीक है, जो थोड़ा फिट वाले बच्चे हैं वो जैसे आप क्या इस सर्कुलर ग्राउंड में ऐसे चक्कर लगाओगे लगाओगे लगाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब आप पूरे के पूरे थक जाओगे। मतलब आपके शरीर में जितने भी एनर्जी होगा सारे के सारे धीरे 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 लूज हो जाएगा, धीरे धीरे लूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके शरीर से या आपकी बॉडी से एनर्जी लूज होने लगेगी, आप क्या स्लो होते जाओगे, स्लो होते जाओगे। पर एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा आप अपने बॉडी की पूरी एनर्जी लूज कर लोगे। ठीक है, थक जाओगे तो जितनी भी आपकी एनर्जी है, एक टाइम आएगा जितनी भी आपकी एनर्जी है वो पूरे के पूरे आप लूज कर लोगे। लूज करके आके ऐसे बीच में बैठ जाओगे, बीच में थक के बैठ जाओगे। ठीक है, यही होगा। अगर आप क्या करोगे, इसमें गोल 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 चक्कर काटते रहोगे, ठीक है, तो एक टाइम क्या होगा कि आप अपने पूरे की पूरी एनर्जी, जितनी भी आपकी बॉडी में एनर्जी है, सारे के सारे एनर्जी रेडिएट कर दोगे, मतलब लूज करते जाओगे, लूज करते जाओगे, लूज करते जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप दौड़ रहे हो, थकोगे आप। ठीक है, पर एक टाइम आएगा कि आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप ऐसे बीच में आके बैठ जाओगे। तो ये सेम चीज क्या इलेक्ट्रॉन के साथ भी नहीं होगा क्या? देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू घूम रहा है। ठीक है, अगर वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ये मस्ट भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। ठीक है, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में घूमने लग जाए तो वो एक्सेलरेट होता है। क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेट। हाँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी जैसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। ठीक है, ये भी क्या करता होगा, जो अपने एनर्जी है वो रेडिएट करता होगा, एनर्जी है जो, हाँ, रेडिएट करता होगा। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हो, जब कंटिन्यू घूमते रहोगे सर्कुलर पाथ में थकते हो, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है। जब ये एक्सेलरेट होता है, जब ये सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट होता है तब एनर्जी
रेडिएट करता है। एनर्जी क्या करता है बच्चों? हाँ, रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। सो इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, बस आप इतना याद रखो, जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में क्या घूमने लग जाएगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रेडिएट इट्स एनर्जी, अपने एनर्जी को ये रेडिएट करता जाएगा, रेडिएट करता जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन अपने सारे के सारे एनर्जी रेडिएट कर देगा, क्योंकि भाई ये तो घूम ही रहा है, कंटिन्यू एक्सेलरेट हो रहा है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है वो एनर्जी रेडिएट करने लग जाता है। जैसे आप दौड़ रहे हो, आप भी अपने एनर्जी बाहर निकाल रहे हो ना, थक रहे हो ना, हाँ बस इलेक्ट्रॉन भी थक रहा है पूरा घूम घूम के और अपने एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने सारी एनर्जी रेडिएट कर देगा, सारी एनर्जी रेडिएट कर देगा। तो क्या होगा बच्चों, क्या ये घूम पाएगा? अपने अगर ये सारे एनर्जी घूम घूम के रेडिएट कर रहा है तो क्या होगा फाइनली? ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी आपकी तरह थक जाएगा, आपकी तरह थक जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आके सीधे प्रोटॉन के साथ क्या होगा, बॉम्बट करेगा या फिर मर्ज हो जाएगा यहाँ पे आके। तब क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, तब क्या प्रॉब्लम होगी? तब जो ये एटम की जो स्टेबिलिटी है, कोई भी एक एटम की स्टेबिलिटी है, जो स्टेबल कंडीशन है, उसको वो लूज कर जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन अपने सारे के सारे एनर्जी को रेडिएट कर गया, सारे के सारे एनर्जी को रेडिएट कर देता है। ठीक है, जब ये एक्सेलरेट होता है करेगा ये, जैसे आप कंटिन्यू दौड़ रहे हो तो आप भी अपने एनर्जी लूज कर रहे हो ना, यहाँ पे थक रहे हो ना, सेम ये भी। ठीक है, अपने एनर्जी को ये क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, क्योंकि ये भी एक्सेलरेट हो रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, मतलब ये भी थक रहा है, थक के अपने एनर्जी रेडिएट करता है। जब सारे के सारे एनर्जी खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, देन व्हाट हैपन, इट मर्ज विथ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसके साथ ये क्या होगा, आके बॉम्बट होगा या फिर मर्ज हो जाएगा। तब क्या हो सकता है, तब कोई ना कोई एटम फट जाएगा। बॉम्बट होना मतलब क्या है, अपने स्टेबिलिटी वो लूज कर जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा एटम, यही है ना चांसेस। ठीक है, इस मॉडल को देख के तो यही लग रहा है, तो ये तो होने वाला है ही। जब तक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है ये घूमता रहा, जब इसने सारे के सारे एनर्जी घूम घूम के रेडिएट कर दिया, ये कहाँ चला जाएगा, प्रोटॉन के पास चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, और न्यूक्लियस के साथ बॉम्बट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर्ज और बॉम्ब। ठीक है, तो एटम यहाँ पे क्या, कैंट बी स्टेबिलाइज्ड। ये तो एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर बात आ गई, एटम स्टेबिलाइज्ड हो ही नहीं पाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाके प्रोटॉन के साथ बॉम्बार्ड कर रहा है, मतलब क्या, एटम टूटने लगेगी, बिखरने लगेगी। ठीक है, हाँ, तो इस दुनिया में जितने भी आपकी एलिमेंट्स है, जितने भी चीजें है, वो भी टूटने लगेगा, क्योंकि अंदर से एटम ही टूट रहा है भाई। ठीक है, ये मार्कर है, इसके पास क्या है, एटम है अंदर। अगर इस कंडीशन में क्या होगा, अंदर के एटम टूट गया, ये मार्कर भी से टूट के बिखरने लगेगी, यही होगा। क्यों? तो जो रदरफोर्ड जी ने एटॉमिक मॉडल दिया था, उसमें ये प्रॉब्लम आ गई। तो सब क्वेश्चन करने लगे, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऐसे, तो ये तो भाई एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है, हाँ, एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे एनर्जी इसके अंदर से खत्म हो जाएगा, ये आके प्रोटॉन के साथ बॉम्बार्ड हो जाएगा। तो भाई एटम की जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, एटम अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक बन गई रदरफोर्ड की। ठीक है बच्चों, ये सबसे बड़ी क्या ड्रॉबैक बन गई, किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है, हाँ, तो रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स
moves around the nucleus, its radiate energy, and when it radiates its complete energy, then it क्या हो जाएगा, मर्ज विथ प्रोटोन एंड लूज इट्स स्टेबिलिटी, lose its stability. Then atom becomes unstable. तो बेसिकली बात क्या आ गई, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इट्स रेडिएट्स एनर्जी, एंड व्हेन इट रेडिएट्स इट्स कंप्लीट एनर्जी देन इट मर्ज विथ प्रोटॉन एंड लूज इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, ये थी आपकी ड्रॉबैक किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है बच्चों, हाँ तो ऐसे अगर हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये चीज हमारी रदरफोर्ड जी नहीं समझा पाए। कौन नहीं समझा पाए? ठीक है, और बच्चों इसके बाद में इस एटॉमिक वर्ल्ड में मतलब बहुत सी डाउट पैदा होगी, बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करने लगे, अरे यार ये क्या हो गया, अच्छा खासा तो एक रदरफोर्ड जी ने कितने मस्त से गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को दिखा के उन्होंने मॉडल दिया था, अब उसमें भी ड्रॉबैक आ गई, उसमें भी क्या आ गई बच्चों, ड्रॉबैक आ गई। तब बच्चों बहुत सारे साइंटिस्ट, इसके बाद बच्चों बहुत सी ऐसे एटम वर्ल्ड में डिस्कवरीज हुई है, बहुत सारी चीजें जानने को मिला। ठीक है, नॉट ओनली बोर, इनके बाद रदरफोर्ड के बाद कौन आए थे, बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जो हम अभी एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं, बट आपको शायद ही नहीं पता होगा इस बोर से पहले, नील्स बोर के पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस थियोरी पे, ठीक है, अपने डिस्कवरीज की है, बहुत सारी चीजें बताई है। ठीक है, जिसकी क्या 12th में आपको 11th में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। ठीक है, कुछ कुछ मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, जो शायद 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी। ठीक है बच्चों, हाँ तो ये जो ड्रॉबैक आ गया किससे, रदरफोर्ड मॉडल से, कि भाई ये स्टेबिलिटी के ऊपर बात आ गई, जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एनर्जी रेडिएट कर देगा ये तो बम्बार्ट हो जाएगा जाके प्रोटॉन के साथ, तो स्टेबिलाईज होगा ही नहीं एटम। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो जब स्टेबिलिटी के ऊपर बात आ गई एटम की, तो नॉट ओनली नील्स बोर तो भाई बहुत बाद में आए, बहुत ही बाद में आके उन्होंने अपने थ्योरी दिया था और अपना पोस्टुलेट्स दिया था। इनसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने, ठीक है, बहुत सारी डिस्कवरीज एंड थ्योरीज एंड क्या इसके बारे में बताने लगे। ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन था एटॉमिक वर्ल्ड में। ठीक है, इनके बाद, ठीक है, हाँ तो नील बोर से पहले हमारा कौन, प्लैंक, मैक्सवेल प्लैंक, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, फ्रिड्रिच हिंचहर्ज, ये बहुत सारे साइंटिस्ट आके, ठीक है, मैक्सवेल प्लैंक, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हेनरिच हर्ट्ज, बहुत सारे अपने थ्योरीज दिए थे, बच्चों जो आप पढ़ोगे। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत सारे थ्योरीज दिए थे। तो मैं छोटी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपकी जो डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीज़। ठीक है, जब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है ना, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, तो एनर्जी को रेडिएट करता है, उसको बेसिकली बोला जाता है ईएम वेव। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
देखिए ये 9th क्लास के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, बट जो 11th क्लास के बच्चे इसको देख रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए थोड़ा ज़रूरी है। कब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। 9th क्लास के लिए बस इतना ज़रूरी है कि ये स्टेबल क्यों नहीं है, ये पार्ट, ठीक है, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप चाहे तो सुन सकते हो, ठीक है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं, ऐसे जब घूमते हैं, जब एक्सेलरेट करता है तो क्या जनरेट होता है, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो बच्चों हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ईएम वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, आज कंपेयर टू इट्स फ्रीक्वेंसी और आज कंपेयर टू इट्स वेवलेंथ, ठीक है। हाँ, तो ये जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग होता है, जैसे कि माइक्रोवेव, एक्स रेस, इंफ्रारेड रेस, विजिबल लाइट, ठीक है, माइक्रोवेव्स हो गया, एक्सरेज हो गया, इंफ्रारेड रेस हो गया, यूवी रेस, ठीक है, कॉस्मिक रेस, ऐसे बहुत सारे रेस है, ठीक है, रेडियो वेव्स, ये आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे जगह पे आप सुनते होंगे, ठीक है, माइक्रोवेव्स, एक्सरे, ठीक है, ये जो आपकी माइक्रोवेव ओवन है, जो आपकी माइक्रो ओवन है, वहाँ पे माइक्रोवेव्स काम आता है, माइक्रोवेव्स प्रिंसिपल से वो कि आपकी खाना वाना गर्म होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से जनरेट होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तब वो वेव जनरेट होता है, ठीक है, वो अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये एक टाइप का वेव है माइक्रोवेव, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक पार्ट है। सेम वैसे एक्सरे, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो और आपने एक्सरे करवाते हो, एक्सरे से आपकी बॉडी की जो अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, हड्डी वड्डी टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको आप अच्छी तरह से जान पाते हो, कैसे, एक्सरे से। तो एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो हाईली पेनिट्रेटिंग इन नेचर है, वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके क्या आपकी पूरे अंदर वाली चीज़ दिखा देता है कि भाई हड्डी टूटा है, क्या है क्या है क्या है, ठीक है। हाँ, वैसे ही विजिबल लाइट, जो हमारा लाइट है, इंफ्रारेड रेस तो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, जो आपकी सनलाइट से आती है, ठीक है, रेडियो वेव्स, जो आपकी कम्युनिकेशन में काम आता है, जो आप टीवी वीवी देख रहे हो, मोबाइल से बातें कर रहे हो, वो रेडियो वेव्स है। तो ये सारे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में आप 11th क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, जब आप विजिबल स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम वगैरह सब पढ़ोगे, ठीक है। बस ये याद रखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव, ठीक है। हाँ, चलो, तो इन सब चीज़ों को, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अच्छे अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो जब आपने रदरफोर्ड जी ये नहीं बता पाए कि भाई एटम स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, एटम स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, तब एक रिवोल्यूशन टाइप का आ गया एटॉमिक वर्ल्ड में। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने थ्योरीज दिया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थ्योरीज दिया, ठीक है। हाँ, फिर ये सब साइंटिस्ट के बाद सारे साइंटिस्ट आए, अपने अपने थ्योरी दिया, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, बहुत सारे बातें बताई। फिर ये सब हो जाने के बाद एक हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, बच्चों ये अगर हो गया तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको ये लिखना है तो प्लीज़ इसको इरेज पॉज करके लिख सकते हैं। जब रदरफोर्ड के मॉडल भाई फेल हो गया, तब आइंस्टाइन, मैक्सवेल प्लैंक, हिंचमैन, हर्ट्ज, ये सारे आके अपने अपने क्या थियरीज देते गए, प्रूफ्स करते गए, पोस्टुलेट्स देते गए, ठीक है। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था निल्स बोर। क्या? निल्स बोर, ठीक है। हाँ, ये बेसिकली ये कौन है पता है आपको बच्चों? निल्स बोर है रदरफोर्ड के स्टूडेंट, रदरफोर्ड के हाँ एक स्टूडेंट्स ही थे।
रदरफोर्ड फिजिक्स टीचर थे, उनके स्टूडेंट कौन थे? निल्स बोर। ठीक है, उन्होंने उस रदरफोर्ड मॉडल को लेके ही अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। रदरफोर्ड मॉडल को लेके ही अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, हाँ, उन्होंने रदरफोर्ड की मॉडल को उठाया, उसके साथ जितने भी साइंटिस्ट ने उस मॉडल में काम किया था, जितना मैंने नाम अभी लिखा था, उसके बाद सबकी मॉडल को देखा, ठीक है, उनके काम को देखा, और फाइनली उन्होंने क्या अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। ठीक है, हाँ, तो क्या उन्होंने प्रेजेंट किया, क्या उन्होंने नई बात बताई, अभी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो निल्स बोर जी ने बताया कि भाई सुनो, ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है, बीच में तो न्यूक्लियस रहेगा ही रहेगा, जिसमें ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो रदरफोर्ड जी ने बोला, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकते हैं ऐसे सर्कुलर मोशन में, इस चीज को निल्स बोर ने मना कर दी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे भी ऐसे राउंड 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 नहीं घूम सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे? कुछ स्टेबल ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों तरफ, देर आर सम स्टेबल ऑर्बिट्स, कुछ कुछ स्टेबल ऑर्बिट है जिसमें ही ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। हाँ, जिसमें ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों? रिवॉल्व करेंगे। कहाँ पे? स्टेबल ऑर्बिट। उन्होंने बोला हर एटम के जो न्यूक्लियस है, हर एटम की जो न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ कुछ स्टेबल पर्टिकुलर ऑर्बिट है, ओनली कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट है जिसकी चारों तरफ कौन? ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। जब वो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, निल्स बोर जी ने क्या रदरफोर्ड के मॉडल को उठाया, उन्होंने बहुत ही रिसर्च की, फिर देखा कि भाई उनसे पहले भी कितने कितने साइंटिस्ट आए, बहुत कुछ बातें बताई। ठीक है, सबको स्टडी करने के बाद उन्होंने अपने क्या मॉडल दिया कि किसी भी एटम के बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तो जाहिर सी बात है, बट ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ पर्टिकुलर और स्टेबल ऑर्बिट है, ठीक है, उसी में ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। उस स्टेबल ऑर्बिट के बाहर वो रोटेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि देखो इस एटम, पर्टिकुलर ये एक्स एटम है, इसके ये 3 स्टेबल ऑर्बिट है और पर्टिकुलर ऑर्बिट है, तो यहां पे ही इसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि इसके इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहे हैं, यहां नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्बिट नहीं है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के लिए। ओके, हाँ, तो निल्स बोर जी ने बोला जब इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन होगी वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगी, पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगी, और वो पर्टिकुलर ऑर्बिट स्टेबल रहता है हर के लिए। ठीक है, हाँ, और इस ऑर्बिट के अलावा इलेक्ट्रॉन और कहीं रिवॉल्व नहीं करेंगे। क्यों उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे? क्योंकि जब इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और रिवॉल्व करेंगे तब ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, तब कोई अगर एनर्जी अगर रेडिएट किया ही नहीं तो चांसेस ही नहीं है कि आपने एनर्जी पूरा खत्म कर दे और आके क्या प्रोटॉन के साथ मर्ज हो जाए। रदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने कुछ ऐसे बताया ही नहीं था, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे ऐसे गोल 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 गोल। तब हमने क्या डाउट किया, हाँ भाई अगर गोल गोल रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी रेडिएट करेगा, जब सारी एनर्जी रेडिएट हो जाएगी आगे प्रोटॉन के साथ मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, जब ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी, सिंगल एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। और एनर्जी ही रेडिएट नहीं हुआ तो क्या ही हो जाएगा? जब एनर्जी ही रेडिएट नहीं हुआ तो ये कंप्लीटली एटम स्टेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टेबल। तो निल्स बोर जी ने क्या बोला? देखो, निल्स बोर जी ने बोला
all electrons revolve around the nucleus in a particular stable orbit. This orbit is called discrete orbit. यही जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अराउंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट. जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमेंगे जहाँ पे उनको बोला गया है. अब और एक एटम ले लो, सपोज करो वाई एटम, ये इसका न्यूक्लियस है. ठीक है, तो इस वाई एटम के ऐसे चारों तरफ एक पर्टिकुलर दो ऑर्बिट है. अगर इसके पर्टिकुलर दो ही ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन इस दो ऑर्बिट में ही घूमेंगे. इस दो ऑर्बिट के बाहर वो कहीं नहीं जाएंगे. जब ये दो ऑर्बिट में घूमेंगे ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे. तो सब एटम के लिए अलग अलग ऐसे ऑर्बिट बनाया हुआ है. ठीक है, हाँ. तो सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला व्हेन इलेक्ट्रॉन्स revolves in this stable orbit, it doesn't radiate any energy. जब इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये कोई भी एनर्जी रेडिएट ही नहीं करेगा. जब कोई एनर्जी रेडिएट ही नहीं करेगा तब तो बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल ही स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, हाँ. तो जो नील्स बोर, ठीक है, कि जो एटॉमिक मॉडल था उन्होंने क्या एटम की स्टेबिलिटी को प्रूफ कर दिया. क्या बोल के कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट है जिसमें क्या ये घूमते रहेगा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है बच्चों, हाँ. जिसको लिखना है प्लीज लिख लीजिए. यही है आपका नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल. तो इस एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं. ठीक है, हाँ. ये मेन 2 पॉइंट था. हाँ, इसको लिख लो ड्राइंग करके. अब वो पर्टिकुलर ऑर्बिट क्या क्या है और ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो थोड़ा देखना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर ऑर्बिट है क्या और इलेक्ट्रॉन कैसे उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है. ठीक है, बोर के हिसाब से सपोज करो ये कोई एटम है, इसका नाम मैंने दे दिया एक्स. क्या दे दिया, एक्स. ये उसका न्यूक्लियस है. क्या है, जो बीच वाला पार्ट है क्या है, न्यूक्लियस है एक्स एटम का. ठीक है, तो उन्होंने बोला हमारे पास एटम के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट्स है. तो आपके बच्चों इस कोर्स में हम बस 4 ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जिसका नाम हम दे देंगे के एल एम एन. ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. ठीक है, हाँ. थोड़ा आप और हायर क्लास में जाओगे तो और बाकी ऑर्बिट के बारे में आप पढ़ोगे. ठीक है, तो उन्होंने बोला ऐसे कोई न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सबसे फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट. इन ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. इन ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे. इस ऑर्बिट को छोड़ के ये कहीं नहीं जाने वाले. ठीक है, हाँ. तो फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट पोजीशन 1, सेकंड ऑर्बिट 2, थर्ड ऑर्बिट 3, फोर्थ ऑर्बिट 4. ठीक है, हाँ. जो के एल एम एन, के मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, एल सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड, ये
फोर्थ, ये क्या है? फोर्थ। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इस ऑर्बिट्स में, उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिसको बोलते हैं 2n² फॉर्मूला। 2n² फॉर्मूला। थोड़ा इस फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं और एनर्जी लेवल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये KLMN में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे बच्चों K मतलब क्या है? K सेल। अब K सेल की बात करते हैं। ठीक, K कौन सी पोजीशन में है? फर्स्ट पोजीशन। मतलब इसके लिए N क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि K सबसे फर्स्ट पोजीशन में है। K कौन सी पोजीशन में है बच्चों? पहली पोजीशन में, तो N कितना हो जाएगा? 1। अब 2n² के हिसाब से डालो फॉर्मूला 2 × 1 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में n के जगह पे क्या डाल देंगे? 1, तो कितना हो गया? 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो 2। तो इतना याद रखना, K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे? 2, क्योंकि जो 2n² फॉर्मूला है उसके हिसाब से कितना आ गया? 2 आ गया। n के जगह पे कितना मैंने डाला? 1। ठीक है, 2n² है तो मैंने 1 का स्क्वायर डाला, n के जगह पे 1 को रिप्लेस किया। क्यों? क्योंकि K जो सेल है वो किस पोजीशन में है? फर्स्ट पोजीशन में, 1 पोजीशन में। ऐसे L के लिए निकालेंगे। कौन सा सेल? L सेल। हाँ, तो बताओ क्या होगा? 2 × अब n के जगह पे क्या डालेंगे? 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2n², 2 n के जगह पे 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4, तो कितना आ गया बच्चों? 8। तो L सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। वैसे ही K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिवॉल्व करेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे M में करते हैं, M M M M M। चलो, M कितने नंबर पे है? 3rd नंबर पे। देखो, 1st, 2nd, 3rd। हाँ, तो बताओ M में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 × 3 का स्क्वायर। जैसे ये फर्स्ट नंबर में था तो 1 का स्क्वायर, सेकंड नंबर में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 2 × 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब कितना? 9, तो 18। तो M सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं M सेल में। ऐसे ही N कितना आएगा? N में, हाँ, N = कितना? 4, तो 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 4 का स्क्वायर 16, 32। तो लास्ट N सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। तो इस मॉडल के हिसाब से KLMN 4 ऐसे ऑर्बिट है। तो K ऑर्बिट में और K सेल मतलब इस गोल वाले को सेल बोलते हैं। सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 से कम हो सकता है बट 2 से ज्यादा नहीं। सेम L में कितना रह सकता है? 8 से कम हो सकता है बट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ऐसे M में कितना? 18 से कम, ओके, बट 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा M सेल में। N में 32। ठीक है, हाँ, तो इस हिसाब से आपकी इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट्स में क्या होता है? रिवॉल्व करते हैं और अरेंज होता है। ठीक है, अब थोड़ा हम इसके एनर्जी लेवल के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, एनर्जी लेवल के बारे में। हाँ, कि बाबू एनर्जी लेवल क्या है? कौन सी लेवल? एनर्जी लेवल। देखो बच्चों, एनर्जी लेवल मतलब सोचो, इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ठीक है, अब K सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो घूम रहा है, वो जो क्या हो रहा है? घूम रहा है। क्या ये हाईली एनर्जेटिक है या लेस एनर्जेटिक है? आप सोचो, ये जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ही पास में है, बहुत ही पास में। तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या? बहुत ही पास में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन।
ठीक है, बहुत ही बगल बगल में ही है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से या फिर न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है के सेल का, ये पास में है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको बहुत ही आराम से घुमा रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी ज़्यादा क्या खर्चा नहीं करता है, अपने एनर्जी ज़्यादा क्या यहाँ पे स्पेंड करेगा ही नहीं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम एनर्जेटिक होगा। क्यों, ये बहुत ही पास है, किससे, न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। एंड ड्यू टू क्या, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, ये बहुत आराम से यहाँ पे गोल 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 घूम रहा है। इसको क्या नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे स्पेंड करेगा ही नहीं, ज़्यादा एनर्जी अपना लगाएगा ही नहीं, ठीक है, घूमने के लिए। क्यों, क्योंकि ये आराम से प्रोटॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये घूमता रहेगा। इसलिए सबसे कम एनर्जी किस में होता है बच्चों, के सेल में। किसमें, के सेल में, ये बहुत ही लेस एनर्जी। अब के सेल के बाद जो एल सेल है, जो एल सेल है, अब देखो ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है न्यूक्लियस से, और प्रोटॉन से भी डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। अब ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो इतना अच्छा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा इसको घुमाने के लिए, तो ये अपना थोड़ा एनर्जी लगाएगा घूमने के लिए। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे, हाँ, ये बढ़िया बढ़िया घूम रहा था ऐसे के वाला, अब ये थोड़ा एनर्जी लगाएगा घूमने के लिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक बन जाएगा। कौन, के सेल वाला इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड में कौन आया, ई एल। अब थर्ड में, अब देखो और ज़्यादा डिस्टेंस हो गया एम वाला, तो ये और ज़्यादा एनर्जी लगाएगा घूमने के लिए, ठीक है। हाँ, तो थर्ड में कौन आ गया बच्चों, एम। अब फाइनली कौन है सबसे दूर, कौन, एन। तो ये ज़्यादा ही एनर्जी लगाएगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। क्यों, ये बहुत ही दूर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत कम काम करेगा इन दोनों के बीच में। हाँ, तो ई एन। तो सबसे लेस एनर्जी किसके पास है, के सेल के पास, ये लेस एनर्जेटिक, लेस एनर्जेटिक। क्यों, क्योंकि ये बहुत पास है न्यूक्लियस के, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इसको घुमा दे रहा है। और सबसे हाईली एनर्जेटिक कौन है, एन सेल। सबसे हाईली एनर्जेटिक कौन है बच्चों, एन सेल सबसे हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक, ठीक है। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन एन सेल में रहेगा वो हाईली एनर्जेटिक रहता है, ठीक है, बहुत ही मतलब अपने एनर्जी लगाता है यहाँ पे घूमने के लिए। क्यों, ये बहुत दूर है किससे, न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम काम करेगी, तो इसको एनर्जी लगाना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे लेस एनर्जेटिक सेल कौन है, के सेल, मतलब पहला वाला। और हाईली एनर्जेटिक सेल, हाँ, कौन है, आपकी एन सेल। ये था आपकी एनर्जी लेवल एंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। ओके, हाँ, ये था आपकी कंप्लीटली बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आपको बच्चों कोई भी बोर्स एटॉमिक मॉडल आ रहा है एग्जाम में, तो आप पहला ड्राइंग करके वो 2 पॉइंट लिखेंगे, देन आपको ये करना पड़ेगा, ये दूसरा ड्राइंग है, ये दूसरा ड्राइंग है, ठीक है, कि ये के एल एम एन क्या है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा, फिर एनर्जी लेवल भी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, एनर्जी लेवल, ठीक है। कंप्लीटली आपकी जो साइंस है और ये जो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, आप अगर ड्राइंग, फॉर्मूलास एंड ये के थ्रू भी आप दिखा रहे हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ओके, ये आपका हो गया क्या, निल्स बोर के एटॉमिक मॉडल, ठीक है। हाँ, तो इसकी जो यूज़ है वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी जो एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है, वो कैसे इस सेल में घूम रहे, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। चलो, ये प्लीज़ पॉज करके लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके ये पूरा डाटा कॉपी कर लीजिए। अब देखो बीच में हमारी जेम्स
चैडविक, इन्होंने डिस्कवर्ड द चार्जलेस पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन। उन्होंने एक न्यूट्रॉन, जैसे कि हम ऑलरेडी हमें पता ही है भाई प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन रहता है, बट ये डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चाडविक ने। कब? हाँ, जेम्स चाडविक ने डिस्कवर किया था। कौन? न्यूट्रॉन। ठीक है, हाँ, कि भाई किसी भी एटम के ऐसे बीच में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी लगा रहता है, ठीक है, बट वो चार्जलेस है, न्यूट्रल है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है बच्चों, कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है कंप्लीटली। ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सेम प्रोटॉन का भी सेम चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये वैल्यू शायद आपको एग्जाम में आ सकता है, बट न्यूट्रॉन चार्जलेस है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्यों हुई है, क्या कर रहा है? न्यूट्रॉन की एक इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या है कि जो एटम की मास उसके बीच में कंसंट्रेट होता है। कहाँ पे? उसके ऐसे बीच में। तो कोई भी पूछे कि किसी एटम के मास क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की जो मास है वो बराबर प्रोटॉन ही होता है, वो लगभग बराबर प्रोटॉन की मास की बराबर ही होता है। ठीक है, इक्वल होता है, जितना न्यूट्रॉन के मास है उतना प्रोटॉन की भी मास है। और कोई भी अगर बोल रहा है कि आपकी क्या एटम का मास ऑफ एटम, तो हम क्या समझेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब क्या आपकी मास ऑफ एटम आ जाएगा। हम पढ़ेंगे इसको एटॉमिक मास में। ठीक है, हाँ, तो न्यूट्रॉन क्या कर रहा है? एक किसी भी एटम की जो मास है उसके लिए ये बहुत जरूरी है न्यूट्रॉन। ठीक है, चार्ज में इसका कोई भी रोल है नहीं। ठीक है, लगभग इसकी जो मास है किसकी बराबर है? प्रोटॉन की मास की बराबर है। ठीक है, हाँ, तो मास ऑफ प्रोटॉन आपका है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक है, यह आपकी मास ऑफ प्रोटॉन है और इतना ही न्यूट्रॉन की है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की जो मास है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये कभी भी कंसिडर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है। इतना छोटा मास है, इतना कम वैल्यू है कि ये किसी भी एटम को इतना सस्टेन नहीं करेगा। इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा नेग्लिजिबल, मतलब ये है ही नहीं, ऐसे सोचते हैं, क्योंकि इतना कम है, वो होना ना होना एक ही बराबर है। बट मास ऑफ एटम मतलब ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर को समझा जाता है। ठीक है, ये था बच्चों न्यूट्रॉन की कहानी। ठीक है, हाँ, ये बस थोड़ा कोई चीज याद रखने लायक चीज है। ठीक है, चलिए, ओके, मिटाऊं। अब जो हमने बोर्स की एटॉमिक मॉडल पढ़ा, ठीक है, उसमें अब हम देखेंगे जो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, हाँ, हाउ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम अरेंज इन ए सेल। चलो एक हेडिंग दीजिए, हाउ electrons of an atom arranged in a cell। ठीक है, जिसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। सेल को क्या बोलते हैं बच्चों? एनर्जी लेवल। तो हमें ये पता होगा, आपको ये बोला भी होगा कि फर्स्ट 20 एलिमेंट सीरियली याद रखने के लिए। ठीक है, हाँ, जिसको फर्स्ट 20 एलिमेंट सीरियली याद है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। फर्स्ट 20 एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, ये सब। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, जैसे कि एक हाइड्रोजन की एटम है। अब हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है बच्चों? फर्स्ट नंबर पे, 1 नंबर पे। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों? एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन, ठीक है। वैसे हीलियम कितने नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। मतलब इसकी जेड कितना है? 2। मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 ही प्रोटॉन होगा। तो हमें प्रोटॉन से लेना देना है नहीं, इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। जैसे हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? 1। तो ये जो सेल है, एक ही सेल बना के, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन। ये कौन सा सेल है? के सेल। सबसे पहले कौन सा सेल आता है? के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। अब क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा सेल में अरेंज हो जाएगा? के सेल में, क्योंकि के की कैपेसिटी कितना है? 2, एल की 8, एम की 18, यहाँ की 22। के में 2 का कैपेसिटी है, एल में 8, एम में 18, एन में 32। हाँ, तो के में 2 तक रह सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से हाँ ज़्यादा नहीं। एल में 8 तक रह सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं। एम में 18 तक रह सकता है, 18 से ज़्यादा नहीं। एन में 32 तक रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। चलो, ये हीलियम का हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हो। ये हाइड्रोजन, अभी हीलियम का देखते हैं। हाँ, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 2। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे अरेंज होंगे? वही एक ही सेल में, जो के सेल है, ये एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के सेल में ही अरेंज हो जाएगा। तो तीसरी में कौन है? थर्ड नंबर में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। क्यों? ये थर्ड नंबर पे है, तो इस के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। अब करते हैं लिथियम। अब यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट सेल, के सेल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? क्या 3 के 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा के सेल में? नहीं। के की कैपेसिटी कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। हो गया? हाँ, अब तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बाकी रह गया, तो हम और एक सेल बनाएंगे जो है एल। हाँ, उसमें जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो रह जाएगा, ठीक है। तो पहले के में हो गया 2, क्योंकि के तो 2 से ज़्यादा रह ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी ही 2 है। और एल में जो बच गया उसको हमने कहाँ डाल दिया? एल में। एल की कैपेसिटी कितना है? 8। 8 तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 से कम भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। 8 से कम कितना भी रह सकता है, बट मैक्सिमम 8 ही रहेगा, 8 ही रहेगा। चलो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। अब बेरिलियम का देखते हैं। हाँ, Be, जिसकी जेड कितना है? हाँ, एटॉमिक नंबर 4, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, बेरिलियम हो गया, पहले तो 2, पहले, चलो रेड में दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये 2, पहले 2 हो गया, ठीक है। तो 2 चला गया और 2 बाकी है, वो कहाँ रहेगा? दूसरा सेल में। ये के सेल में कंप्लीट, एल सेल में रहेगा। कितना रहेगा? एल सेल में, और 2, ठीक है। ऐसे बच्चों, यही था बोर्स एटॉमिक मॉडल, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आपकी अरेंज होंगे, ऐसे ही अरेंज होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको सेल में दिख रहा है, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हाइड्रोजन की जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, तो यहाँ पे तो एक एक ही सेल है, तो यही आउटर मोस्ट सेल हो गया। बट लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है? कौन है? जो आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कहाँ है? देखिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देखो, आउटर मोस्ट सेल, बाहर वाले सेल में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाँ, तो चलो थोड़ा बड़ा देखते हैं, जैसे कि मैं देखना चाहता हूं ऑक्सीजन जो 8th नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखेंगे, किसका? जो 8th नंबर पे आता है, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन का बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन पहला सेल में, चलो ऑक्सीजन का जेड कितना है बच्चों? 8। कितना है? 8। तो पहला सेल में कितना रहेगा? 2। हाँ, अब कितना रिमेनिंग हो गया? 6। तो दूसरा सेल में कितना रहेगा ऑक्सीजन के? 6, क्योंकि दूसरा सेल में कैपेसिटी कितना है? 8 का, ये तो 6 ही है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एक हमारे एलिमेंट सोडियम जो 11 नंबर पे है। ठीक है, कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे। हर तरीके की मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा। सोडियम Na। हाँ, अब ये बताओ इसके लिए कितना सेल होगा? सोडियम फर्स्ट सेल में कितना रहेगा? 2, क्योंकि फर्स्ट सेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 कंप्लीट। टोटल 11 है, तो दूसरे सेल में कितना रहेगा? अब 11 में से 2 चला गया तो कितना? 9। तो इसमें कितना रहेगा? अब बताओ इसमें क्या 9 इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 रहेगा। इसकी कैपेसिटी कितना है बच्चों? एल सेल का 8। तो ये 8 ही इलेक्ट्रॉन रख पाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाएगा। तो पहले में 2 का कैपेसिटी था, 2 रह गया, दूसरे में 8 रहेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही 8 है, 8 से ज़्यादा नहीं, 9 नहीं रहेगा। तो और एक इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हमें और एक सेल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जो कौन सा सेल है? एम सेल। कौन सा? एम। हाँ, तो एम की कैपेसिटी कितना है? 18। तो लास्ट जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एम सेल में रहेगा। ठीक है, तो 2 8 10, ये 1 11। तो ये लास्ट वाला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी सेल में कैपेसिटी से बियॉन्ड आप इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। ठीक है, जितनी कैपेसिटी है उतना इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ठीक है बच्चों। हाँ, बेसिकली यही आपकी बोर्स एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, देन हाउ, आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ हाइड्रोजन एटम अरेंज देयर इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। तो आपको एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो आप जो फर्स्ट से 1 से 20 तक एलिमेंट है उसका ऐसे सेल ड्राइंग बना दो अपने नोट्स में, देन इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इट विल हेल्पफुल फॉर यू इसी से। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज की क्लास हो गया खत्म। आपको कंप्लीट बोर्स एटॉमिक मॉडल आप आज पता चल गया। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। क्या नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे? वैलेंसी एंड आइसोटोप आइसोबार। ठीक है, ओके बच्चों, चलो, थैंक यू वेरी मच।